हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कैंसर। पिछले वीडियो में या पिछले चैप्टर में हमने किया कि कैंसर क्या होता है और इस डिज़ीज़ की और यू कैन से इस एरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस सेल्स की क्या पर्टिकुलर फीचर्स होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका मेन कॉज क्या है। पहला, इसका जो मेन फैक्टर माना जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द म्यूटेशन थ्योरी। ऐसा माना जाता है कि कैंसर जो है वो जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। जीन म्यूटेशन बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लेके आती है, ठीक है। जैसे कि इवोल्यूशन होता है, बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस वगैरह या और जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, डीएनए के अंदर जीन म्यूटेशन करते रहेंगे। जैसे जैसे जीन म्यूटेशन इकट्ठी होती जाएंगी उसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते जाएंगे। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी रेडिएशंस और ऐसे केमिकल्स के एक्सपोजर में आने पर ये म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर बहुत फ्रिक्वेंटली पॉपुलेशन में पाया जाता है। बट ये थ्योरी एग्जैक्टली कैंसर के ओरिजिन को डिफाइन प्रेडिक्ट नहीं करती। रीज़न बीइंग कि कई बारी कैंसर्स के सिम्टम्स शो भी नहीं होते, तो ऐसा माना जाता है कि हर बार म्यूटेशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। सेकेंड वन इज़ सिलेक्टिव जीन एक्टिवेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारी डीएनए के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर कुछ हार्मफुल जीन्स होती हैं विच आर कॉल्ड एज प्रोटो-ऑन्कोजेंस, और ये हार्मफुल जीन्स नॉर्मली अनएक्सप्रेस्ड होती हैं, ठीक है। जब भी ये हार्मफुल जीन्स अनएक्सप्रेस्ड हैं तो ये कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करेंगी। यू कैन से ये प्रोटो-ऑन्कोजीन्स इनएक्टिव होती हैं। लेकिन अचानक किसी वजह से इनका कंट्रोल हट जाता है और ये प्रोटो-ऑन्कोजेंस स्टिमुलेट हो जाती हैं और एक्टिव हो जाती हैं, और इन एक्टिव प्रोटो-ऑन्कोजेंस को हम बोलेंगे ऑन्कोजीन्स। ये ऑन्कोजीन्स एक्चुअल में ट्यूमर कोज कराती हैं। ये एबनॉर्मल जीन्स सेल्स की ग्रोथ कराएंगी, उनकी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन कराएंगी, जिसकी वजह से कैंसर होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए एक डायग्राम शो कर रखा है इन्होंने फिगर नंबर 3 के अंदर। ये कुछ सर्कल दिखाया है इन्होंने वाइट हाईलाइट में, दिस इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल सेल। उसके बाद ये डीएनए लिया इन्होंने, उसके बाद नॉर्मल सेल से इन्होंने क्या शो किया, ये प्रोटो-ऑन्कोजीन्स थी डीएनए के अंदर और ये रिप्रेसिव स्टेज में थी, इनएक्टिव स्टेट में। ये क्या हो गई, एक्टिवेटेड ऑन्कोजीन्स बन गई, ठीक है। ये मैंने शो कर रखा है प्रोटो-ऑन्कोजीन्स आर नॉर्मली सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड। ये एक्टिव हो जाएंगी और एक्टिव होकर ये एक्सेसिव सेल ग्रोथ करा देंगी और कैंसर कॉज कर देंगी। थर्ड इज़ अल्फ़ा स्टेट थ्योरी। अल्फ़ा स्टेट थ्योरी ये कहती है कि कैंसरस सेल्स जो है एबनॉर्मल ग्रोथ शो करती हैं और ये एक तरीके से एक इवोल्यूशनरी स्टेज होती है सेल के ग्रो करने की। अल्फ़ा स्टेज इसलिए कि इसके अंदर सेल जो है वो कोई स्पेशल वर्क परफॉर्म नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोलिफरेट करते रहते हैं। दिस इज़ अल्फ़ा स्टेट थ्योरी एंड इट एक्सप्लेन्स द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स। बट जितनी भी इन तीनों थ्योरीज़ की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो म्यूटेशन हो, चाहे सेलेक्टिव जीन या ऑन्कोजीन्स की एक्टिवेशन हो, या फिर अल्फ़ा स्टेट थ्योरी हो, इनके अंदर मेन यही हाइपोथेसिस माना जाता है कि डीएनए के स्ट्रक्चर की डिफॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल वर्किंग होना या एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स या एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होना शुरू हो जाता है। नाउ कैंसर थेरेपी के अंदर कुछ लेटेस्ट एडवांटेज ये हैं। पहला आता है FNA, दैट इज़ फाइन नीडल एस्पिरेशन। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर जो डीप सीटेड टिश्यूज़ होंगे उनकी बायोप्सी की जाएगी। बायोप्सी मीन्स उनकी कटिंग सेक्शन लिए जाएंगे और नीडल के थ्रू उनका कुछ कंटेंट लेके उसकी हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन की जाएगी। सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स बने, कौन कौन से चेंजेस आए, वो सारी चीज़ें स्टडी करके और पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी डिफॉर्मेशंस हो रही हैं। सेकंड इज़ ब्रैकीथेरेपी। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ बॉडी टिश्यू को लिया जाएगा और उसको बहुत छोटे समय के टाइम पीरियड के लिए हाई रेडिएशन के अंडर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। कुछ रेडियो एक्टिव सोर्सेज इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रेडियम, कोबाल्ट 60, इरेडियम 192। इनमें से निकलने वाली बहुत हाई रेडिएशंस की डोज इस छोटे से बॉडी पार्ट पे दी जाती है।
एक दूसरी टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन रेडियोथेरेपी IMRT। इसके अंदर भी नॉन यूनिफॉर्म बीम्स ऑफ रेडिएशन दी जाती है अफेक्टेड ऑर्गन को अलग अलग एंगल से, ताकि जो कैंसरस सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएं, नष्ट हो जाएं। नेक्स्ट इज़ मैरी कॉलिस। इसने भी जीन थेरेपी इंट्रोड्यूस की थी स्किन कैंसर्स के लिए। इसने क्या किया था कि ट्यूमर सेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटीन जिसे कहते हैं इंटरल्यूकिन 2, उसकी इंजीनियरिंग की थी। इससे क्या होगा, इसने जीन थेरेपी के थ्रू क्या किया कि कैंसरस सेल्स या ट्यूमर सेल्स जो हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई कर दे कि इंटरल्यूकिन 2 को जो है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर दे। ये इंटरल्यूकिन 2 क्या करता है, एक तरीके से स्पाइस का काम करता है, ये चाशनी का काम करता है, और ये जहाँ पे भी इंटरल्यूकिन 2 होगा ये WBCs को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से ट्यूमर सेल्स मॉडिफाई कर दी गई ताकि वो इंटरल्यूकिन 2 स्टिमुलेट करें, रिलीज़ करें, और ये इंटरल्यूकिन 2 जो है बॉडी के अंदर से WBCs को अट्रैक्ट कर लेगा और जिससे कैंसर सेल्स जो है नष्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट इज़ अश्वगंधा की रूट्स और तुलसी ओकिमम, इनके लीव्स के अंदर और रूट्स के अंदर भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। प्रोफेसर सर एल्फ्रेड कुशनी, इन्होंने भी कुछ कैंसर सेल से फाइट करने की कुछ सर्जरी के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताए थे। इसके अलावा भी फोटोफेरिन एंड ड्रोफोबोरिन्स, जिसको डॉक्सिल भी कहा जाता है, कुछ ऐसे जो केमिकल्स हैं वो भी थ्रोट कैंसर के लिए और अदर ट्यूमरल सेल्स को डिग्रेड करने के लिए कुछ नई ड्रग्स बनाई गई। इसके अलावा डॉक्टर राजपुरी एक USA बेस्ड इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने एक स्मार्ट बॉम्ब के नाम से एक टेक्निक बनाई जो कैंसर थेरेपी में काफ़ी यूज़फुल साबित हुई। इसमें क्या किया जाता था कि कैंसर सेल्स को किल करने के लिए इंटरल्यूकिन 13 यूज़ किया गया। ये इंटरल्यूकिन 13 क्या करता है, वही ये ट्यूमर सेल्स के स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा जो कि ब्रेन में, किडनी में और एड्स रिलेटेड कार्पोसिसार्कोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये इंटरल्यूकिन 13 WBCs को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिससे WBCs कैंसर सेल्स को नष्ट कर देंगी। ऐसे ही टाटा मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे देश में मुंबई के अंदर जो कैंसर के ट्रीटमेंट में माना जाता है, एक जाना माना नाम है। इसके लिए एम्स टेस्ट किया जाता है। एम्स टेस्ट कैंसर सेल्स की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। इसको ब्रूस एम्स ने किया था टू नो द म्यूटाजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिक नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। और इसकी वजह से भी हम ये पता लगा लेते हैं कि कैंसर सेल्स में म्यूटेशन किस वजह से हो रही है। एंड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ एडजुवेंट कीमोथेरेपी। इस टेक्निक के अंदर बहुत सारी ड्रग्स एक टाइम पे दी जाती हैं जिसकी वजह से जो कैंसर सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट वन इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड इंटरफेरॉन्स। ये भी कैंसर सेल्स के अंदर यूज़ की जाती हैं, बेसिकली ल्यूकीमिया के अंदर, लिम्फोसार्कोमा एंड ब्रेस्ट कैंसर्स के अंदर। इसके अंदर क्या किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज़ बनाई जाएंगी जो एक स्पेसिफिक एंटीजन को ही हिट करेगी, और कुछ इंटरफेरॉन्स, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ किए जाते हैं बॉडी के अंदर जो कि WBCs के एक्शन को बूस्टअप कर देंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ हियर द रोल ऑफ P53 जीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। एक्चुअल में P53 होती क्या है? P53 एक ट्यूमर प्रोटीन है जिसका मोलिकुलर वेट जो है 53 डाल्टन का है, और ये एक तरीके से ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और नॉर्मली सेल के अंदर ये सेल साइकिल्स को रेगुलेट करके रखती है। P53 जीन एक इम्पोर्टेंट जीन है, इसे गार्जियन ऑफ जीनोम या गार्जियन ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी सेल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगी, जीन म्यूटेशंस को हमेशा प्रिवेंट करके रखेगी। P53 जीन जो है नॉर्मली DNA के साथ बाइंड कर जाती है और DNA के एक्सप्रेशन को और म्यूटेशंस को रोकती है। अगर हम P53 जीन्स की हिस्ट्री की स्टडी करें तो ये साइमन्स वायरस 40 के अंदर देखी गई थी, और जब इसकी इन्वेंशन की गई थी 1993 के अंदर तो इसे मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर भी बोला गया था। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ P53 जीन्स। ये ह्यूमन P53 जीन जो है वो 17th क्रोमोसोम, 17वें क्रोमोसोम के स्मॉलर आर्म पे पाई जाती है, इसलिए इसको 17p बोला जाता है। SDS पेज के अंदर जब इसका एनालिसिस किया गया तो इसका मोलिकुलर वेट मास जो है वो 53 किलो डाल्टन पाया गया, तो इसे हम एज अ होल P53 जीन के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये जीन एक
फास्फोप्रोटीन को कोड करके रखती है, जिसके अंदर 393 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और इस जीन के इस प्रोटीन के, फास्फोप्रोटीन के 4 डोमेन होंगे बेसिकली। पहला डोमेन जो स्पेसिफिक डीएनए साइट्स के साथ बाइंड कर जाएगा। दूसरा डोमेन जो पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। तीसरा फैक्टर वो जो प्रोटीन्स की टेट्रामराइजेशन मतलब 4 यूनिट्स को बाइंड करके एक कंप्लीट यूनिट बनाना, टेट्रामराइजेशन ऑफ प्रोटीन को इनको रिस्पॉन्सिबल होएगा। और चौथा डोमेन वो होगा जो डैमेज्ड डीएनए को रिकॉग्नाइज करेगा और रिपेयर कराएगा डीएनए वगैरह की। अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें, नॉर्मली p53 का लेवल बहुत ही कम होगा, जबकि स्ट्रेस या डैमेज्ड डीएनए वाली सेल्स के अंदर p53 का लेवल जो है वो हाई होगा। एक्चुअल में p53 जीन की रेगुलेशन जो है MDM2 नाम की एक जीन करती है। और ये MDM2 यानी कि मैडम 2 बोलेंगे हम इसे याद करने के तरीके से, ये MDM2 जो है इस p53 के लेवल को सप्रेस करके रखेगी। अगर एक्सेस में बनता रहेगा नॉर्मल सेल्स के अंदर तो ये p53 को डिग्रेड करती रहेगी, इसका लेवल कम करके रखेगी नॉर्मल सेल्स के अंदर। तो p53 जो सेल है, जो प्रोटीन है, वो एक p53 जीन, इसकी प्रोटीन 3 इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है उन सेल के अंदर जिसमें डीएनए डैमेज हो जाता है या स्ट्रेस की कंडीशन में। पहली बात, अगर ये कहीं पे देखेगी कि डीएनए के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो p53 प्रोटीन क्या करेगी, ग्रोथ अरेस्ट कर देगी, उस सेल साइकिल की प्रोग्रेशन को रोक देगी और उस सेल को फर्दर जो है ग्रो करने नहीं देगी, अरेस्ट कर देगी सेल साइकिल को। सेकेंडली, उस डीएनए को रिपेयर कर देगी। अरेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेगी, उसकी रिपेयर। कैसे? बाय एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन्स, जो कि डीएनए रिपेयर कराते हैं, उन प्रोटीन्स की एक्टिवेशन ज़्यादा कर देगी। और अगर रिपेयर नहीं भी होती तो फिर उस सेल की डेथ करा देगी, एपोप्टोसिस, सेल डेथ, बाय अवॉइडिंग प्रोलिफरेशन ऑफ सेल विद एबनॉर्मल डीएनए। तो इस तरीके से p53 स्ट्रेसफुल या डैमेज्ड सेल्स की अरेस्ट, रिपेयर या डेथ कराती है। ह्यूमन 53 जीन जो है ह्यूमंस के अंदर 15 टाइप की डिफरेंट प्रोटीन आइसोफॉर्म्स को इनकोड करके रखेगी। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर p53 जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। मैंने अभी आपको बताया था MDM2 नाम की एक जीन होती है, उसके थ्रू इसका रेगुलेशन होता है। ये MDM2 नॉर्मली जिस सेल के अंदर p53 बनती है तो उसकी डिग्रेडेशन करती रहती है बाय यूबिक्विटिन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अब इस MDM2 को, मैडम 2 जीन को कौन एक्टिवेट करता है? इसका MDM2 के एक्टिवेशन होता है p50 के 3 और MDM2 देखिए p53 एक्टिवेट करेगा MDM2 को और MDM2 अगेन डिग्रेड कर देगी p53 को। इनका सेल्फ रेगुलेशन होता है आपस में इस तरीके से ही। ठीक है, ये देखिए पॉइंट नंबर A, एक्सप्रेशन ऑफ MDM2 जीन इज एक्टिवेटेड बाय p53 एंड अगेन डिग्रेडेशन ऑफ p53 इज एक्टिवेटेड बाय MDM2 वाया यूबिक्विटिन सिस्टम। ठीक है, अब नॉर्मली होता क्या है, जब भी किसी सेल के अंदर डीएनए डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उस सेल के अंदर p53 जीन के सीरीन 15, सीरीन 20 या थ्रोनाइन 18 इन अमाइनो एसिड्स के ऊपर फास्फोरिलेशन हो जाती है जैसे ही डीएनए डैमेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही p53 जीन की फास्फोरिलेशन हो गई, ये MDM2 के साथ बाइंड नहीं करेगा, यानी कि अब इसका डिग्रेडेशन सेल के अंदर नहीं होगा। स्ट्रेस वाली कंडीशन में फास्फोरिलेशन होते ही या डीएनए डैमेज की कंडीशन में इसका फास्फोरिलेशन होते ही इसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई, MDM2 एंड p53 दोनों ही जो जीन्स का लेवल है वो हाई हो जाएगा हमारी सेल के अंदर। ठीक है, जैसे ही डीएनए डैमेज रिपेयर हो जाती है या और ये दोनों मिलके जो है डीएनए रिपेयर करना स्टार्ट करा देते हैं, जैसे हमने ऊपर बताया था। जैसे ही डीएनए डैमेज कंप्लीट हो जाएगी तो एक दूसरा एंजाइम होता है ATM काइनेज, वो इस सेल को जो है एक्टिवेट करना स्टार्ट कर। ठीक है, जैसे ही डीएनए डैमेज एक्टिवेट होती है तो ATM प्रोटीनोकाइनेज जो है, ये मैंने बताया, ये जो है p53 के ऊपर फास्फोरिलेशन करा देगा और इसके लेवल को इंक्रीज़ करा देगा। ठीक है, अब मान लिया नॉर्मली सेल रिपेयर हो गई। नेक्स्ट वन इज़
अगर डीएनए डैमेज जो है उसकी रिपेयर हो गई तो एक दूसरा एंजाइम सीन में आता है, दैट इज़ एटीएम काइनेज। ये एटीएम काइनेज क्या कराएगा, इस p53 की डीफास्फोरिलेशन करा देगा। जैसे ही इसकी डीफास्फोरिलेशन होगी अगेन ये M2 के साथ अटैच हो जाएगा और इसकी एक्सेस कंसंट्रेशन डिग्रेड करके इसका लेवल नॉर्मली लो हो जाएगा नॉर्मल सेल्स के अंदर, एंड अगेन नॉर्मल सेल साइकिल चलेगी। ये देखिए इसमें दिखा रखा है आपका फिगर 4 के अंदर, ये डीएनए डैमेज है, ये सेल साइकिल एबनॉर्मलिटीज़ आ गई, हाइपोक्सिया आ गया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, MDM2 p53 के साथ अब ये बाइंड नहीं करेगा। जैसे इसकी फास्फोरिलेशन होगी ये MDM2 के साथ बाइंड ना करके अकेला खुद फंक्शन परफॉर्म करा देगा। पहले क्या कराएगा, p53 सेपरेट होके सेल साइकिल को अरेस्ट करेगा, फिर डीएनए को रिपेयर करा देगा, और फिर उसकी रिपेयर कंप्लीट कराने के बाद सेल साइकिल अगर रिपेयर हो गई तो दोबारा से सेल साइकिल को रीस्टार्ट कर देगा। अगर इसकी रिपेयर नहीं होती तो फिर सेल की एपोप्टोसिस करा देगा, डेथ एंड एल्यूमिनेशन ऑफ डैमेज सेल, और सेलुलर एंड जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा। दिस इज़ द होल। ये डायग्राम देख लिया आपने फिगर 4 के अंदर। नाउ फंक्शन ऑफ p53 हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या कराएगी, ग्रोथ अरेस्ट, रिपेयर एंड डेथ। ग्रोथ अरेस्ट कैसे कराएगी, एस फेज़ के अंदर जब सेल एक्टिवेट हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सिंथेटिक फेज़ ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पे एक एंजाइम होता है CDK2, दिस इज़ CDK2। इसको इनहिबिट किया जाता है p51 जीन के थ्रू, p51 प्रोटीन के थ्रू, और एम फेज़ में एक दूसरा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है CDC2। इसको भी p21 या CADD45 ये जीन जो है इसको कंट्रोल करके रखेंगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है रेगुलेशन इस p21 का ये किसके थ्रू होता है, p53 के ही थ्रू ही होता है। तो अगर किसी सेल के अंदर डीएनए डैमेज है तो p53 जीन जो है वो p21 के थ्रू दो जगह पे किसी भी सेल को अरेस्ट कर सकती है, एस फेज़ के अंदर वाया CDK2 और एम फेज़ के अंदर वाया CDC2। दीज आर साइक्लिन प्रोटीन्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस हमने पहले ही बात की थी, क्या होती है, नेचुरल सेल डेथ होगी। ये कास्पेस 9 की बाइंडिंग के थ्रू होती है। कास्पेस 9 और साइटोक्रोम C और APF ये तीनों मिलके एक यू कैन से एक डेड बॉक्स बना लेते हैं, जिसके अंदर जो है जो सेल को डैमेज कर देगा, खुद ही सेल की डेथ करा देगा। अब ये जो साइटोक्रोम C है ये कैसे रिलीज़ होता है, APF एपोप्टोस्टिक फैक्टर 1 एंड एक बेक्स जीन होती है, ये दोनों ही आपस में कंबाइन करा के माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C की रिलीज़ कराते हैं, और ये साइटोक्रोम C रिलीज़ होके तब इन तीनों के साथ मिलके एक ट्रायोलॉजी के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है एपोप्टोसिस इंड्यूस कराने में p53 का मेन योगदान होता है। नेक्स्ट इज़ रोल इन डिजीज़ अकरेंस। कई जगह पे ऐसा देखा जाता है कि p53 जीन अगर म्यूटेटेड है या डैमेज्ड है तो वहाँ पर ट्यूमर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसे हम जो है कैसे देखेंगे, अगर इन पेशेंट्स के अंदर अगर हमने दोनों ही जीन मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों ही फंक्शनल जीन्स जो है डैमेज्ड है, म्यूटेटेड है, अगर उनके अंदर हमने जीन थेरेपी के थ्रू एक भी फंक्शनल जीन डाली तो वहाँ पर देखा गया है कि रिकवरी होना शुरू हो गई है कैंसरस सेल्स की भी। तो ऐसा माना जाता है कि p53 जीन जो है वो कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे फैक्टर्स या चेक पॉइंट्स रिलीज़ करके रखेगी जिसकी वजह से कैंसर नहीं होता। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके अंदर ओनली एक कॉपी p53 जीन की फंक्शनल होती है, उनके अंदर लाइफ-फरमानी सिंड्रोम एक ट्यूमर की स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड में, ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ये सिम्टम, लाइफ-फरमानी सिंड्रोम। एंड नेक्स्ट इज़ थेरेपिक यूज़, अभी हमने बात की थी इन विट्रो। अगर हम p53 की दोनों ही कॉपी अगर डेफिशिएंट है, उनमें से अगर हम एक भी p53 की कॉपी इंट्रोड्यूस कर देते हैं फंक्शनल कॉपी, तो बहुत सारे केसेस में कैंसर्स के अंदर रिकवरी हो जाती है, कैंसर ठीक हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रूव है कि p53 जो है वो एक ट्यूमर सप्रेसर एक्टिविटी शो करती है और ट्यूमर को सप्रेस करके रखेगी। नाउ ओंकोजीन्स एंड प्रोटोओंकोजीन्स। ओंकोजीन्स होती क्या है, ओंकोजीन्स बेसिकली वे जीन्स होती हैं जिनका पोटेंशियल होता है कि वो
कैंसर की डेवलपमेंट कर सके एक्सेसिव सेल साइकिल के थ्रू या एक्सेसिव सेल प्रोलिफरेशन के थ्रू कैंसर कॉज कर सके। ऑन्कोजीन्स, कैंसर कॉजिंग जीन्स। सबसे पहले ये जो है कुछ नोटिस किया गया था, जैसे कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ VSRC वाज सीक्वेंस्ड बाय क्रिंजोफ्स्काई इन 1980। इन्होंने ये देखा गया था कि ऑन्कोजीन्स जो हैं एक्चुअल में एक्टिवेटेड हुई प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स मैंने पहले ही बताया था, प्रिमिटिव कैंसरस सेल्स जो कि इनएक्टिव स्टेज में होती हैं, नॉर्मली अनएक्सप्रेस्ड होती हैं। अगर इनके अंदर किसी भी तरीके से एक्टिवेशन आ जाएगा तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव ऑन्कोजीन्स के रूप में आ जाती हैं। नाउ प्रोटो ऑन्कोजीन्स मैंने पहले बताया था, नॉर्मल जीन जो है ये अनएक्सप्रेस्ड होएंगी और जैसे ही इनके अंदर किसी म्यूटेशन के थ्रू जो है ट्रांसफॉर्मेशन होएगी तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं वो एक्टिव ऑन्कोजीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी और इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। इसे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन्स कोड करके रखती हैं जो कि सेल ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन कराती है, सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम कराती हैं और बहुत सारे माइटोजेनिक सिग्नल्स एग्जीक्यूट कराने में हेल्प कराती हैं। तो नॉर्मली ये इनकी जो प्रोटीन्स है वो एक तरीके से सेल्फ रेगुलेटरी सेल्फ फंक्शंस कराती है। लेकिन जब इनके अंदर अगर म्यूटेशन हो गई तो इनका जो चेक पॉइंट है या इनका जो कंट्रोल सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से उनको प्रोटीन्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन रेगुलेशन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स विच आर लिंक्ड टू कार्सिनोजेनिक सेल ग्रोथ। अब आता है मोड्स ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स। कैसे होता है कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं वो एक्टिव ऑन्कोजीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसके 3 बेसिक मेथड्स होते हैं। पहली बात ये कि म्यूटेशन हो जाए। पहले हमने बात की थी कि जीन के अंदर, जीन सिस्ट्रॉन के अंदर या जीन एक तरीके से जो कोडिंग रीजन होता है जीन का, उसके प्रमोटर रीजन में अगर कोई भी ऐसी म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से प्रोटीन्स या तो रेगुलेटरी प्रोटीन अपनी एक्टिविटी लॉस कर दे, उसने मतलब जिस किसी भी प्रोटीन ने जो पर्टिकुलर फंक्शन करना था वो फंक्शन ख़त्म हो जाए, या फिर प्रोटीन एक्सेस में एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर इंक्रीज़ प्रोटीन कंसंट्रेशन हो जाती है, सपोज़ अगर प्रोटीन का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, प्रोटीन की यू कैन से कि अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे mRNA उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई या इतनी एक्सेस में जीन प्रोडक्ट बनने लग गया कि जीन डुप्लीकेशन हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जितनी प्रोटीन बॉडी में रिक्वायर्ड है उससे एक्सेस अमाउंट में बनेगी और वो एक्सेस प्रोटीन फिर जो है वो बहुत सारी ट्यूमर्स की ट्रिमेंडस ग्रोथ करा देगी, कैंसर फॉर्मेशन करा देगी। एंड थर्ड इज़ क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एक पार्ट का या आर्म्स के क्रोमेटिड पार्ट्स का आपस में एक्सचेंज हो जाना। कैसे, देखिए 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है क्रोमोसोम 9 और एक होता है क्रोमोसोम 22। इन क्रोमोसोम्स जैसे कि क्रोमोसोम 9 के ऊपर एक BCR जीन लगा होता है, ठीक है, ये BCR जीन जो है ये बी सेल्स की प्रोलिफरेशन को रेगुलेट करके रखेगा। अगर ये क्रोमोसोम 22 के ABL पार्ट पे आ जाए तो वहाँ पर ये ट्रांसलोकेशन के थ्रू आ जाए तो दोनों फ्रेगमेंट कंबाइन हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से एक्सेसिव WBCs बनना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर। इसे कहते हैं माइलोजीनस ल्यूकीमिया, CML। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, BCR और ABL क्रोमोसोम्स 22 एंड क्रोमोसोम 9 के पार्ट्स एक्सचेंज होने पे हाई प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी हो जाएगी। इस हाई प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी की वजह से अनरेगुलेटेड एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स हो जाएंगे जो कि सेल साइकिल में या सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करते थे। अब ये सेल साइकिल और सेल डिवीज़न अनरेगुलेट हो गया तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सेस सेल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। एक तरीके से जो पूरा सेल साइकिल था वो डिसरप्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स। सबसे पहला आता है MYC जीन। MYC जीन एक्चुअल में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनकोड करके रखने वाली जीन है। ये नॉर्मली सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस, सेल साइकिल की प्रोग्रेशन और सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन कराती है और ये क्रोमोसोम 8 के ऊपर प्रेजेंट होती है।
हमारी बॉडी में ऐसा माना जाता है कि 15% जितनी भी जीन्स होती हैं उन सबको MYC जीन जो है वो रेगुलेट करके रखेगी, ठीक है। अगर इस तरीके से MYC जीन के अंदर अगर कुछ भी हम एब्नॉर्मलिटी देखते हैं और उसकी वजह से सेल साइकिल या एपोप्टोसिस या सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन डिसरप्ट हो जाएगी और बहुत हाई रेट्स ऑफ बर्किट्स लिम्फोमा देखने को मिलता है। बर्किट्स लिम्फोमा क्या होता है? लिम्फ नोड्स का कैंसर होता है। नेक्स्ट इज़ TRK जीन। TRK जीन दैट इज़ ट्रोपोमाइसिन रिसेप्टर काइनेज जीन। ये क्या होती है? ये एक ऐसी जीन होती है जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स को इनकोड करके रखेगी और न्यूरोट्रोफिन्स नर्व ग्रोथ फैक्टर्स के साथ कंबाइन कर जाती है और सेलुलर डिफरेंशिएशन में मेन रोल प्ले करती है। अगर इस TRK जीन्स के अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है तो सेल डिफरेंशिएशन नहीं ले पाएगी, उसका बिहेवियर म्यूटेटेड हो जाएगा और बहुत सारी जगह पे ब्रेन सेल्स के अंदर अगर TRK जीन्स की म्यूटेशन होती है तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, कैंसर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ रास जीन। व्हाट इज़ रास जीन? रास जीन का नाम रास इसलिए पड़ा, ये रैट के अंदर रैट सार्कोमा जीन्स होती हैं, इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म RAT से बन गई RA और सार्कोमा से बन गई S, रास जीन। रास जीन कुछ ऐसी प्रोटीन्स को इनकोड करके रखती है जो कि UTPase एक्टिविटी यानी कि डिग्रेडेशन या कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं और वो सेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ भी ऐसी म्यूटेशन आ जाएगी या रास जीन का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से सिग्नलिंग पाथवे ओवर एक्टिव हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? अब सिग्नलिंग पाथवे ओवर एक्टिव हो गए तो सेल ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में होगी, सेल डिवीज़न जो है बहुत हाई लेवल पे होंगे जिसकी वजह से कैंसर होना शुरू हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर रास जीन आपको एक्टिवेट मिल जाएगी जितने भी कैंसर्स की हम स्टडी करते हैं। सो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सम प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर यूज्ड एज ट्यूमर मार्कर। कई जगह पे हम देखते हैं कि ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं इनकी प्रोटीन डिटेक्ट करके कि अगर ये ज़्यादा मात्रा में एक्सप्रेस हो रही हैं तो इससे पता चलता है कि कंफर्म है कि ये सेल्स जो हैं ट्यूमरस हैं। और मैनी कैंसर ड्रग्स टारगेट द ऑन्कोप्रोटीन्स इनकोडेड बाय ऑन्कोजीन्स, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? प्रोफाइलेक्सिस। 90% ऑफ सर्वे के अंदर ये देखा गया है कि मोस्टली टोबैको स्मोकिंग ये सब करने से जो है बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स जाते हैं जो कि सेल की साइकिल को स्टिमुलेट कराते हैं, ठीक है। इनको म्यूटाजेनिक या कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स बोलते हैं। सेकंड इज़ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, बेसिकली ये लंग कैंसर कोज करते हैं। एंड प्रोफाइलेक्टिक यूज़ ऑफ ड्रग्स, ठीक है। और एक्सेसिव बॉडी का एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए सोलर रेडिएशन के थ्रू। आपको पता होगा जो हाई सन रेज़ होती हैं उनके अंदर UV रेज़ ज़्यादा होती हैं और ये रेज़ जो है DNA को डैमेज करती हैं और बहुत सारी म्यूटेशंस कॉज करती हैं। एंड बाय चेंजिंग द सेक्सुअल बिहेवियर वन कैन अवॉइड द कैंसर। एंड अवॉइडिंग द रेगुलर कॉन्टैक्ट विद फिज़िकल इरिटेंट्स लाइक जैसे कश्मीरी लोग जो होते हैं वो हीट से बचने के लिए ठंड से बचने के लिए हीट सोर्स कंगड़ी यूज़ करते हैं। तो बॉडी के साथ कोई भी ऐसी रेडिएशन या कुछ भी जो लोग ऐसे हीट सोर्सेज से कोशिश करें कि उनसे अवे रहा जाए। या जो लोग कारखानों में या इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो लोग बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशन से के संपर्क में आते हैं जिसकी वजह से सेल के अंदर म्यूटेशंस होती है। या आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनमें से निकलने वाली रेज़ भी बहुत सारी यू कैन से कैंसर्स कॉज करने का मेन सोर्स बनती है। थैंक यू।